सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को नमस्कार। आज हम लोग मिले 10th क्लास यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया याद करने के लिए, जिसमें से 3 सेंट्रल आइडिया मैं आपको कराऊंगा। 3 में से एक सेंट्रल आइडिया आपके सेट में जरूर से जरूर मिल जाएगा। किन्हीं बच्चों के सेट में 2 सेंट्रल आइडिया भी हो सकते हैं, पर एक सेंट्रल आइडिया तो आपको कंपलसरी मिल ही जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। इन 3 सेंट्रल आइडिया के बाहर से सेंट्रल आइडिया नहीं आएंगे। ये 3 सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा आएगा। 3 नंबर का आपका या 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है, फिर 4 नंबर की पोएम आती। पहले दोनों एक ही में आते थे, अब दोनों को सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम लोग आपको पूरा बताएंगे कैसे सेंट्रल आइडिया याद करना। और वीडियो को एंड में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा सेंट्रल आइडिया याद करने की। किसी भी पोएम का, अगर ये 3 का ही आएगा, अगर इसके अलावा किसी और पोएम का भी आएगा, आप जरूर लिख पाएंगे। उस ट्रिक को जरूर देखिएगा, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, तभी वो ट्रिक भी आपको समझ में आएगी। उस ट्रिक के लिए जल्दी वीडियो को लाइक करिएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा एंड में वो ट्रिक, जिस ट्रिक से आप सेंट्रल आइडिया बिना याद करे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग बात करें, सबसे पहला सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो। बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश पोएट्री का, डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके राइटर हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया में से एक सेंट्रल आइडिया है ये। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करेंगे जस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, इसकी आप पोएम भी जरूर याद करिएगा, इसकी पोएम भी जरूर आएगी और उसका सेंट्रल आइडिया भी 101% आएगा। तो इसमें राइटर कहता है जस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। ये ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम है, जैसे कि सबसे पहले कुछ नहीं लिखा सेंट्रल आइडिया में, सबसे पहले ये पोएम का नाम और राइटर का नाम मिला के एक लाइन सेंट्रल आइडिया की इन्होंने बना ली। डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम ऑफ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन में से ही आपने इन्होंने एक आंसर की लाइन बना दी। ऊपर तो डस्ट ऑफ स्नो और रॉबर्ट हुक का नाम, फ्रॉस्ट का नाम दिया हुआ था, उसी में से उन्होंने सेंट्रल आइडिया की एक लाइन बना दी। फिर सेकंड लाइन में ये कहते हैं दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्मॉल थिंग दैट कैन चेंज इज द वंस मूड। अब इसमें क्या कहते हैं पोएम, ये देखिए कहाँ गया ये, दिस पोएम, सॉरी यहाँ पे पोएम होगा बेटा, पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट कैन चेंज वंस मूड। इसमें राइटर कहता है कि यह कविता किसी की मनोदशा को बदलने के लिए छोटी छोटी चीजों को महत्व को दर्शाती कि किसी का मूड कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। अभी आप बैठे हुए हैं, एकदम से आप किसी को देख लेते, अरे वो जा रहे, एकदम से आपके चैनल में खुशी आ जाती है। एकदम से आप बैठे हुए हैं, बिल्ली रास्ता कट गया, दिमाग खराब हो गया, अरे जी बिल्ली ने रास्ता। कोई छोटी छोटी चीजें आपकी मनोदशा को एकदम से, राइटर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मानव का जो मस्तिष्क है वो बहुत चंचल है। छोटी छोटी मनोदशा, प्राकृतिक चीजों को, अब आप बैठे हुए, बारिश होने लगी, आप अब बारिश 2 लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आप माँ छत के ऊपर बैठे हुए हैं फ्लैट में, और कमरे में बैठे हुए हैं और बालकनी में बारिश हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है। वहीं पे अगर आप बीचों बीच बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं, एकदम से बारिश होने लगती है, बारिश वही है, आपको वो एकदम से आपको घृणा करेंगे, अरे बारिश होने लगी, अभी क्यों हो रही, थोड़ी देर बाद नहीं हो सकती थी। एक ही बारिश है, पर आप अलग अलग प्राकृतिक की मनोदशा अलग अलग होती है सबकी। तो वही कवि बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, द पोएट हैज मेंशन्ड क्राउ एंड हेमलॉक। जब कौआ अगर आप बैठे हुए हैं और कौआ काव 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 कर रहा है, तो क्या आपको कितना बुरा लगता है, अरे यार कितना बेकार है। कौए और धतूरे, हेलमा को कहते हैं धतूरा, धतूरे का वृक्ष होता है, उसका उल्लेख किया दोनों का। अब आप घर पे बैठे हुए हैं, एकदम से कौआ छत पे आजा काव काव, आपका दिमाग खराब हो जाए, सुबह सुबह सो के उठे एकदम से कौआ बोलने लगे। तो ये प्राकृतिक चीजें हैं, कोई जानबूझ के तो कौआ बना नहीं रहा है खुदा के, वो तो प्राकृतिक चीजें हैं। प्राकृतिक चीजों से आपका जो नेचर चेंज होता था उसकी बात कर रहा है। धतूरे का पेड़ आपने देखा है, बड़ा सा होता है, उसमें धतूरे, जो शंकर जी वाले धतूरे होते हैं वही वाले धतूरे वृक्ष के उल्लेख किया है। कहां पे थे हम लोग, पोएम, हेलमनॉक ट्री इन दिस पोएम दैट आर बिलीव्ड टू बी सिंबल्स ऑफ बैड ओमेन। इसमें से किसी को शगुन माना जाता है, किसी को अपशगुन माना जाता है। कौए के काव काव करने को अरे अपशगुन माना जाता है, बहुत बुरा होता है, शगुन का प्रतीक है। कवि स्वयं की मनोदशा को दर्शाने हेतु प्रकृति के अंधकारमय, उदास एवं कटु पक्ष का वर्णन किया है। मतलब अंधकार, वो प्रकृति का अंधकार भी है और अपना अंधकार का मतलब होता है बेकार, नुकसान, प्रकृति का नुकसान भी है, वो अच्छाई भी उसी की बात कर रहा है। दिस पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द पोएम डार्क डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर। बेकार चीजों, जो अंधकार में चीजें, उसका बात किया है। प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड बट व्हेन द क्राउ shook the hemlock the tree and snow particles of fell on the poet। अब जैसे कि इन्होंने बात करी है कि एक कौवा धतूरे के वृक्ष को हिलाता है
और बर्फ के छोटे छोटे कण कभी पर गिरते हैं तो उसकी मनोदशा का सहसा बदल जाती है। अब कौआ वहां पे, कौआ भी वही है, धतूरे का पेड़ भी वही, धतूरे का पेड़ आपने देखा उसमें हल्के से वैसा टाइप का होता है, उस पर बर्फ बर्फ जमी हुई है, कभी बताना चाह रहा है, और वो कौआ उसे हिलाता है, ऊपर से एकदम से स्नोफॉल की तरह होता है। तो कवि की मनोदशा एकदम से अरे कितना अच्छा लग रहा है, तो मतलब प्राकृतिक से कवि की मनोदशा, माइंड चेंज होता है कवि किसका, प्राकृतिक चीजों से। तो यही पे बात करते हैं, his mood changed suddenly, अचानक से throughout this poem we get a message that we should hope for the best even in the worst of situation. We must also remember that the nature and its objects have the ability to make one's happy and come out of hopelessness. कवि इसमें कहना चाहता है कुल मिला के कि हम लोगों को कभी भी होप मतलब आशा नहीं छोड़नी चाहिए। प्राकृतिक के अंदर इतनी क्षमता है, वो किसी के भी मनोदशा को, माइंड को, उसकी मतलब कि अंदर की जो क्या एकदम से नेचर, उस क्या कहते हैं इंसान के नेचर को एकदम से चेंज करने के लिए सक्षम है। प्रकृति के अंदर इतनी क्षमता है, वो किसी भी इंसान के मूड को चेंज कर सकती है। अब आप घर से निकले ठंड में, एकदम से धूप निकल आई, आपका मूड एकदम से अच्छा हो गया, अरे वाह क्या धूप निकली है। अब आप घर से बाहर निकले, एकदम से कोहरा कोहरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपका ले आपका मूड अब खराब। प्राकृतिक के अंदर इतनी क्षमता है, वो किसी के भी मूड को अपसेट भी कर सकती है और अच्छा भी करती है। यही पूरा इसका सेंट्रल आइडिया था। बहुत बेस्ट तरीके से मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखा, बहुत आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी बुक्स में मॉडल में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ, बहुत शॉर्ट तरीके में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डस्ट ऑफ स्नो। ये इसके राइटर देखिए, मेन चीज पोयम और पोयम का जो राइटर का नेम है वो आपको जरूर सही लिखना है, क्योंकि अगर आपने इतना कुछ नहीं लिखा, आपने सिर्फ ये लिख के अगर बाद में कुछ भी आपने बना सना के लिख दिया, अगर राइटर का नाम आपका सही है तो आपके 1-1.5 नंबर तो आपको एग्जामिनर ऐसे ही दे देगा कॉपी चेक करने वाला, ठीक है। तो हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, डस्ट ऑफ स्नो से ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट कैन चेंज वंस मूड। द पोएट हैज मेंशन्ड क्राउ एंड हेमलॉक ट्री, दिस पोएम दैट आर बिलीव्ड टू बी सिंबल्स ऑफ बैड ओमेन। द पोएट डिस्क्राइब्स द डार्क, डिस्ट्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड, बट व्हेन द क्राउ shook the hemlock tree and snow particles fell on the poet, his mood changed suddenly. Through this poem we get a message that we should hope for the best even into the worst of situation. We must also remember that nature and its object have the ability to make us happy and come out of hopelessness. ये इसका पूरा सेंट्रल आइडिया था, बहुत शॉर्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इसे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सक्सेस विद आशुतोष सर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर जो भी मैं क्लास लूंगा डेली टू डेली, उसकी पीडीएफ लिंक सब आपको उस पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया था। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सेंट्रल आइडिया की, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा सेंट्रल आइडिया याद करने की, तो उस ट्रिक को जरूर देखिएगा। अगर आप इन तीनों के अलावा कोई और आ जाता है तो भी आप उसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। उस ट्रिक को जरूर देखिएगा। फिर सेकंड नंबर पर था फायर एंड आइस, ये भी इसके भी लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। 3 ही सेंट्रल आइडिया मैं इसमें आपको कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 में से आपके 2 या 3 जरूर आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया मैं आपको कराऊंगा, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने फायर एंड आइस लिख देना, फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको राइटर का नाम लिख देना है, आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा होगा। फिर द पोयम, यहाँ पे भी बेटा पोयम होगा, दोनों जगह गलत हो गया था, सॉरी चेक कर दे। द पोयम फायर एंड आइस बाई रॉबर्ट Robert Frost expressed the idea that the world would end in either of 2 ways. इसमें जो आपके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि जो संसार का अंत है वो सिर्फ 2 तरीके से होगा, या तो आग से या तो बर्फ से, फायर एंड आइस। अब आप सोच रहे होंगे बर्फ से कैसे एंड होगा, एक पूरे में बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, सब हम उठ रहे हैं बर्फ से दब जा रहे हैं, मर गई है पूरी, ऐसा नहीं होगा। आग से भी मतलब ये नहीं कि घर जले जा रहे हैं, आपकी दुकानें जल गई हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कवि के कहने का मतलब कुछ और है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसमें आग का तात्पर्य आग से नहीं और बर्फ का तात्पर्य बर्फ से नहीं, वो तो कवि की जो वो कवि इसलिए उसने अपने शब्दों में लिखा हुआ फायर एंड आइस, ठीक है। तो द पोयम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ वर्ल्ड वुड एंड, की पृथ्वी जो संसार का अंत है सिर्फ 2 तरीकों से होगा, बाय आइस और बाय फायर, अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट का कहना है
फायर सिंबल्स द ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, क्रिएटिविटी, ईटीसी। अब डिजायर, इच्छाएं, मानव की जो इच्छाएं होती हैं, मानव के जो लालच होता है, जो इतना बढ़ जाएगा आने वाले समय में, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं मानव कितना लालची हो गया है। तो कवि का यही कहना कि अंत दो तरीकों से होगा, आग से और बर्फ से। और आग से मतलब इसका ये नहीं है कि आग जल गए, उससे नहीं है। आग का मतलब यहाँ पे ये है मनुष्य की आकांक्षाओं से, महत्वाकांक्षाओं से, इच्छाओं से इतनी उसके लालची हो रहा है, उसके लालचीपने से ही लालचा, क्रूरता, इन सब चीजों से जो वर्ल्ड का एंड है वो होगा। ठीक है, और जितना अधिक आप उसको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। आप जितना इसको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे वो उतना बढ़ेगा। आप सोचते हैं एक साइकिल मिल जाए, बचपन में आपने सोचा होगा, आपको साइकिल मिल गई, लालच बढ़ा, गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिली, लालच बढ़ा, कार मिल जाए, कार मिला, लालच बढ़ा, इससे बढ़िया कार मिल जाए। तो ये क्या है, ये जितना भी आप अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करते जाएंगे वो उतना बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपके पास एक छोटी सी झोपड़ी है, आप सोचते हैं कि काश मेरे पास छप्पर होता, छप्पर आ गया, पक्का घर होता, पक्का घर आ गया, टाइल्स वाला होता, अब टाइल्स, अभी टाइल्स वाला भी आ गया, बंगला होता। इंसान अपनी इच्छाओं को कभी भी समाप्त खत्म नहीं कर सकता, जितना आप उसको पूरा करेंगे उतना वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, देयर इज ए नो एंड, उसका कोई अंत नहीं है। देम एंड दे सेपरेट लाइक वाइल्ड फायर एंड इंगल्फ योर होल लाइफ ऑन इट्स अदर हैंड। इस ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड था वाइल्ड फायर, जो जंगल में आग लगती है उसकी तरह बढ़ती जाएगी। जंगल में आग कोई बुझाने वाला होता नहीं है और वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो कवि के कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, लालचीपना है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आपके संपूर्ण जीवन, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हो, वह इंगल्फ योर होल लाइफ, ये आपको पूरे संपूर्ण जीवन को निगल जाएगी। आप पूरे जीवन प्रतिदिन यही करते रहेंगे कि ये होता, ये होता, ये होता, और ये करते करते एक दिन आपके जीवन का अंत आ जाए। कवि देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कवि ने। ये 10th क्लास में पोयम, 10th क्लास के तो बहुत अच्छी पोयम है, ये बहुत अच्छा, ये उद्देश्य देने की कोशिश कर रही है बच्चों को कि हम लोगों को अपने जीवन अच्छे तरीके से जीना है, बहुत अच्छे तरीके से इच्छाएं रखनी है, अति इच्छाएं, पर इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, इच्छाओं का कभी अंत नहीं है। तो अच्छी इच्छाएं रखिए, बुरी इच्छाएं ना रखिए। फिर बाद में कहता है ऑन द अदर हैंड आइस सिंबल। अब आइस का सिंबल क्या है, आइस का मतलब बर्फ है, जैसे आग का मतलब आग नहीं था, बर्फ का मतलब बर्फ नहीं है। बर्फ का है इन्फ्लुएंसेस इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड हार्टेड, कुछ गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, coldness and rightly the poet has the view that both fire and ice। तो यहाँ पे कवि कहता है दूसरी ओर बर्फ जो है मानवीय संबंधों की उदासीनता, घृणा और रूपरेखन की कठोरता को दर्शाती है कि इंसान एक दूसरे के प्रति कितना कठोर हो रहा है। आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई गरीब अगर आपको दिख जाता है या फिर कोई आपका अपने ही दिख जाता है, वो हमारे कार से जा रहा है, आप जा रहे हैं साइकिल से, आपके अंदर आ गया इसके पास साइकिल कहाँ से, कार कहाँ से आ गई, ये कार है, टूट जाए, फूट जाए, ठुक जाए, मन में कठोरता आ गई है। पहले जैसा प्रेम नहीं रहा जो पहले के ज़माने में लोगों के लिए हुआ करता था। दूसरे किसी के पास कार देख के इंसान खुश होता था, अरे तुम्हारे पास कार है। अब इंसान इसके पास कार, मेरे पास कार नहीं, टूट जाए इसकी कार। तो ये थोड़ा सा गलत है। घृणा, उदासीनता, ये जो आजकल के रिलेशनशिप में, इसके लिए जो पूरा बताया गया है, जो रिलेशनशिप हेटर्ड एंड कूलनेस एंड राइटली, बहुत रफ हो चुका है आजकल का रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, एक दूसरे के प्रति घृणा है। आप किसी इंसान को नहीं भी जानते हैं, अगर XYZ मान लीजिए वो जा रहा है, आपको उसकी खुशी नहीं बर्दाश्त होती है आजकल लोगों को। तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से क्या कहें, अब जो हो रहा है हम लोग कोई बदल नहीं सकते, पर कोशिश जरूर हम लोगों को करनी है। ये पोयम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, इस पोयम का अर्थ ये होता है हम लोग उससे जो अच्छाइयाँ हैं वो अपने जीवन में उतारें। ठीक है, तो ये बर्ड सॉरी आर इक्वलिटी टू द
कंपेटमेंट इन द ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कंप्लीट एंड, यहीं से जो संसार को दोनों मिलके अंत तक लाने के रूप में सक्षम है। बर्फ और आग से जो मानव की इच्छाएं, लालसा और ये एक दूसरे से घृणा करना, ये वर्ल्ड के एंड को लाने के लिए अच्छी खासी संभव वो सशक्त है। इन दोनों ने अगर अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया, जो आगे चल के दिख रहा है एक तरीके से जरूर करेंगी, तो जो अपनी पृथ्वी संसार का अंत जरूर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी पोयम है, मुझे पढ़ा के बहुत मजा आया, आपको पढ़ के बहुत मजा आया होगा मुझे पता है। तो सेकंड पोयम, थर्ड पोयम पे बात करते हैं। ये प्यारी सी बच्ची की पोयम है। गला खराब हो गया, कोई बात नहीं। तो थर्ड पोयम है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो थर्ड पोयम का नाम है अमांडा बाई रॉबर्ट्स क्लिन। ये एक छोटी सी बच्ची के लिए पोयम है। यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले लिखा हुआ अमांडा इज द पोयम अबाउट द चाइल्ड साइकोलॉजी, द पोयम ऑफ द टेल्स एज द अबाउट ए लिटिल गर्ल। जो प्यारी छोटी सी बच्ची के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, तो ये पोयम बहुत अच्छी है, आप लोग इसे जरूर अभी पढ़िएगा। पोयम भी जरूर याद कर लीजिए। पोयम भी जो एक ये अमेंडा वाली है और जो फायर एंड आइस है, पोयम की 4 लाइन बड़ी इजी है, आपको आराम से याद कर लीजिए। अगर आप बताएंगे लाइनें कैसे याद करनी है, सही तरीका क्या है या फिर समझानी है पूरी पोयम एक्सप्लेनेशन में, मैं जरूर बताऊंगा। आप एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम बता दीजिए, मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, कहां पे थे? अमेंडा इज शी इज ए कंस्टेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली बीन स्कॉल्डेड मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर। बहुत चिल्लाई जाती थी अपनी मदर के द्वारा, बहुत डांट खाती थी अपनी मदर के द्वारा। अपनी माता इसे बहुत डांटती थी बच्ची के संग, मतलब जैसे आप लोग नहीं होते, मम्मी खेलने जाना, कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठ जाओ, बहुत खेलती हो, तो ऐसा इसके साथ होता था जैसे आप लोगों के साथ होता है। छोटी बच्ची जो अमांडा है के बारे में बहुत ज्यादा इसकी बोल उसकी डांट पड़ती थी। कॉन्स्टेंटली बीन स्कॉल्डेड मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर, अपनी मदर के द्वारा, माता के द्वारा इसे बहुत ज्यादा जो डांट पड़ती थी, डांट खाती थी। बट शी लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, पर वो अपनी अलग ही दुनिया में जीते। तो छोटे बच्चे नहीं होते हैं अले आप लोग उससे पता नहीं अली लीली कर रहे, वो अलग ही जी रहा है। तो छोटी बच्ची थी, वो अपनी अलग ही दुनिया में रहती थी। कितनी भी डांट, अब छोटे बच्चे हैं कितना भी डांट लो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेचारे भगवान का रूप होते हैं छोटे बच्चे। तो फिर वही यहाँ पे कहा गया है कि वो अपनी ही ओन वर्ल्ड में, यहाँ पे वर्ल्ड का वो, बट शी लॉस्ट इन हर वर्ल्ड, वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। ठीक है, द फ्रिक्वेंटली द इंटरफेसेस मेक्स हर वेरी अनहैप्पी, वो बहुत दुखी रहती थी। अब छोटी बच्ची है, दुखी क्यों? अब छोटी बच्ची तुम नहीं खेलोगी, बस दुखी हो गई। अब हम लोग तो अब थोड़ा सा मैच्योर हो गए तो जल्दी नहीं दुखी होते हैं। छोटे से बच्चे क्या हैं, छोटे से हैं, अच्छा सा कूल सा माइंड है, किसी ने डांट दिया बस रोने लगे, किसी ने टॉफी दे दी खुश हो गए। तो वही है कि टोका टोकी से बहुत दुखी हो जाती थी। अगर मम्मी ने कहती नहीं खेलोगी, मम्मी रोने लगी, तो इस टाइप से अनहैप्पी। शी वांट्स फ्रीडम, वो आज़ादी चाहती थी। जैसे 1947 से पहले हम भारतीय आज़ादी चाहते थे, वैसे ही ये बच्ची आज़ादी चाहती है। वो वाली आज़ादी नहीं है कि घर छोड़ के आज़ादी, ये चाहती थी कि उसे खेलने दिया जाए, दिन भर खेलो, पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ खेलो। अपने मन में आया पढ़ लिया, ए फॉर एप्पल, नहीं मन में आया हटाओ, पढ़ो नहीं, खेलो खेलो खेलो। तो वो थोड़ा सा फ्रीडम चाहती थी बच्ची। फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शन एंड ड्रीम, आज अपने रेस्ट्रिक्शन पाबंदियों से, जो अपने उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी कि तुम सुबह 6 बजे उठोगी, 7 बजे नाश्ता करोगी, 8 बजे नहाओगी, 9 बजे स्कूल जाओगी, 12 बजे स्कूल से आओगी, जितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके बाद सबसे वो आज़ादी चाहती थी। एंड ड्रीम्स ऑफ लीडिंग इन द लाइफ ऑफ ए hermit in the emerald, she is a where she is the only inhabition। तो वो यही सब चाहती थी कि वह एक जलपरी की तरह अपने जीवन को स्वप्न देखती थी कि वो अपने जीवन को जीने का स्वप्न देखती थी कि जलपरी की तरह। स्वप्न में नहीं होता कि जलपरी मैं उड़ी उड़ी, मैं चली चली, मैं जलपरी, तो उस तरीके से ये जलपरी की हिस्स कहाँ पे लिखा था? ड्रीम्स एंड ड्रीम्स ऑफ ए लीडिंग द लाइफ ऑफ ए मरमेड, जलपरी इन द इमलेट शी वेयर्स, और जल सी मतलब समुद्र में, वेयर्स इज द सी इज द ओनली इनहैबिशन, शी फील्स दैट एन ऑर्फन हैज ए मोर फ्रीडम देन हर, बहुत फ्रीडम ही फ्रीडम समुद्र में। और वो चाहती थी कि पूरे जो समुद्र में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था?
द ओनली इनहेबिशन सी द फील दैट ऑर्फन मोर फ्रीडम, और पूरे समुद्र में अकेली हो, वेयर सी वेयर इज द ओनली इनहेबिशन, पूरे समुद्र में अकेली और पूरी जलपरी की तरह, मतलब सपने अच्छे देखते हैं तो इस टाइप से कि पूरे जलपरी में आज़ादी हो की तरह घूमे। और आपने छोटे नहीं बच्चे देखते हैं डोरेमोन, तो अरे डोरेमोन का गैजेट मेरे पास भी होता, मैं भी ये करती, तो वैसे ये भी कि मैं जलपरी होती, पूरे समुद्र में चक्कर लगाती, घूमती फिरती। और एक अनाथ बच्चे के पास उससे ज़्यादा वो महसूस करती थी कि ऑर्फन यहाँ पे लिखा हुआ था हैज़ मोर फ्रीडम देन हर, की जो अनाथ, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, तो जो अनाथ बच्चा है उसके पास उससे ज़्यादा फ्रीडम होती है। वो छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा नहीं है, पर उन्हें क्या पता उनके ऊपर, बेचारे के ऊपर क्या बीतती है जो ऐसे होते हैं। तो छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। ऑर्फन हैज द मोर फ्रीडम देन हर, द लिटिल गर्ल डज नॉट पे अटेंशन टू वॉट हर मदर ड्यू टू इज सेइंग, और जो अटेंशन उसकी माँ उसे नहीं दे पाती थी, या गर्ल्स अपनी माँ को नहीं दे पाती थी, उसी के बारे में बात की गई है कि जो अपनी माँ की कही गई बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अब तो छोटी बच्ची है, क्या ध्यान दे, हम लोगों को सिर्फ जो कवि कह रहा है उस पर समझना है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। जो उसकी माँ कहती थी उस पर अटेंशन नहीं दे पाती थी। ड्यू टू सेइंग हिज मदर, द पोएम दस asserts that parents must give some freedom to growing children and constant scolding may be addressable affect a child डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। कि कवि इसी कविता फिर ये दावा करती कि अभिभावकों को बड़े होते चिंता की निश्चित रूप में थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए। लगातार डांट लगाना और बच्चों को चिल्लाना एक विकास के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर आप लगातार बच्चों को अच्छे कामों में भी डांट रहे हैं, बेकार कामों में, तो बच्चा एक तरीके से अंदर से थोड़ा सा डिमोनेटाइज हो जाता है या फिर डिमोटिवेट हो जाता है। तो इस टाइप से बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है उसके डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो यही आपकी कविता थी, ठीक है। कहाँ गया ये, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और वरना फिर आपको इसका PDF मिल जाएगा सक्सेस विद आशुतोष सर चैनल पे। और मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, एक बार मैं बताइए तो फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ। अमांडा इज a poem about child psychology. The poem tell us about little girl Amanda. She is constantly and consistently being scolded, most her probably by her mother, but she is lost in her own world. The frequent interfaces that make her very unhappy. She wants a freedom from all restriction and dreams of leading the life of a mermaid in the emerald sea, where is the only inhibition she feels that orphan has more freedom than her. The little girl does not pay attention to what her mother due is saying. The poem thus asserts that parent must giving some freedom to growing children's constant scolding may be addressable affect the child's development. बहुत इंपॉर्टेंट पोएम, बहुत शॉर्ट शब्दों में मैंने आपको लिखा हुआ, बहुत सरल भाषा में लिखा, कोई टफ भाषा नहीं, बहुत इजी भाषा में लिखाया हुआ आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद ये फायर एंड आइस वाली जो तो मैंने पहले बता दी, और डस्ट ऑफ स्नो वाली, मैंने तीनों पोएम समझा दी। अब मैं बात करता हूँ ट्रिक की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, सेंट्रल आइडिया लिखने की ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जितनी पोएम है आपकी 6-7 पोएम है, ज्यादा 4-5-6 पोएम है, जितनी भी पोएम है आपकी, सारी पोएम्स को एक बार सारी पोएम्स को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। याद कर लेना नहीं है, पोएम को पढ़ लेना है एक बार, सारी पोएम्स को, जितनी पोएम्स के नाम है याद कर लेने हैं, राइटर नेम है वो याद कर लेना कि कौन सी पोएम किस राइटर ने लिखी है। सबसे पहले देखिए पोएम का नेम आपको याद कर लेना है, सारी पोएम्स का नेम तो लिखा ही होगा, पोएम का ये याद कर लेना कि कौन से पोएम का कौन सा राइटर है, कौन राइटर का नेम है वो याद कर लेना आपको, ठीक है। पोएम, राइटर नेम। और 3rd नंबर पे आ जाती है आप लोगों की क्या, कि थोड़ा बहुत पोएम के बारे में अगर पढ़ लेना है, तो सारांश है, जैसे कि ये 3 पोएम का स्टैंडर्ड आइडिया मैंने आपको बताया। ऐसे ही अगर आप कहेंगे तो मैं सारी पोएम का स्टैंडर्ड आइडिया आपको अच्छे से बता दूंगा कि इस पोएम में क्या हुआ था। अगर आपको ये पता होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि अभी पोएम थी अमांडा वाली, छोटी सी बच्ची के ऊपर, तो आप थोड़ा बहुत अपनी सेंटेंस या टेंस से बना के कि पोएम अच्छी थी, ये थोड़ा अपने पास से भी लिख सकते हैं, टीचर काटेगा नहीं, ठीक है।
लिखने का तरीका है, ऊपर पोएम नाम बाई करके आप राइटर का नाम लिखते, बाई इसके द्वारा लिखी गई है, एक लाइन उसी से लिख देंगे, 2-3 लाइनें मिला मिला के पूरी कर देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तरीका। फिर नीचे आप थोड़ा बहुत पोएम के बारे में लिख देंगे, पोएम के बारे में कि पोएम क्या कह रही है, पोएट क्या कहना चाह रहा है, पोएम के बारे में थोड़ी बहुत लाइनें लिख देंगे। आप चाहें तो पोएम की 1-2 लाइनें भी थोड़ी बहुत लिख सकते हैं कि एक लाइन लिख के उसके बारे में बता दी कि पोएम ये कहना चाह रहा था पोएट, इस तरीके से। बहुत अच्छी ट्रिक है ये। पोएम का नाम, पोएट का नाम आपको याद कर लेना जरूर। राइटर, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया यार, राइटर नहीं होगा बेटा, यहाँ पे पोएट होगा, ठीक है, क्योंकि पोएम जो है पोएट लिखता है, राइटर नहीं लिखता है, सॉरी। पोएट का नेम और पोएम के बारे में जरूर पढ़ लेना है। और बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आप ये करेंगे तो आपको अच्छे से सेंट्रल आइडिया याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये पीडीएफ के लिए सक्सेस विद एसोसिएट चैनल ये टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। हम लोग रेगुलर आपके लिए 10th क्लास वालों के लिए, 12th क्लास वालों के जरूर, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई सारे बोर्ड के लिए वीडियो ज़्यादातर रहेगी, और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।